नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, 7 सितंबर पर तक कोई भी चुनाव नहीं होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव नहीं होंगे। कोरोना और बाढ़ के चलते चुनाव आयोग की ओर से महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है। हरियाणा में बड़ौदा सीट पर भी उपचुनाव होना है। स्थिति सामान्य होने पर ही चुनाव करवाए जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, 7 सितंबर तक की गाइडलाइन तय की गई है। इस दौरान कोई भी उपचुनाव नहीं होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ अहम जानकारी इस वक्त उपचुनाव को लेकर के और किसी भी तरह के चुनाव को लेकर? बिल्कुल, देश में अगर हम बात करें, विभिन्न राज्यों के अंदर कई ऐसी विधानसभाएं और कुछ ऐसी लोकसभा जहां उपचुनाव होने हैं, और इसको लेकर के अगर हम बात करें तो लोगों को इंतजार था। तमाम पार्टियां प्रयास भी कर रही थी अपने अपने स्तर पर तैयारियों को लेकर के, लेकिन इंतजार था कि चुनाव आयोग, बाकी आखिर चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ संदेश आता है, क्या कुछ ऐलान होता है, कब तक ऐलान होता है, इसका इंतजार चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि फिलहाल इस तरीके से कोरोना की स्थिति है पूरे देश के अंदर, विभिन्न राज्यों के अंदर, खासकर अगर हम बात करें जहाँ ऐसे भी है जहाँ बाढ़ की स्थिति सामने आई है, तो ऐसे में फिलहाल चुनाव की संभावनाएं नहीं है। तो इसको लेकर के फिलहाल अगले 24 सितंबर तक चुनाव आयोग ने जो है 7 सितंबर तक चुनाव आयोग का कहना है कि कोई भी चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। हालांकि इसके बाद भी उनका कहना है कि स्थिति के अनुसार ही अगला निर्णय लिया जाएगा कि किसी भी तरीके का उपचुनाव किसी भी राज्य में फिलहाल नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर के चुनाव आयोग का यह अहम फैसला, एक बड़ा फैसला। और अगर हम बात करें इसमें हरियाणा की अगर बात करें, क्योंकि हरियाणा की बड़ौदा विधानसभा है जहां उपचुनाव होना है, जहां से कांग्रेस के विधायक लिए उनका निधन हो गया था, उसके बाद से ये सीट खाली थी। तमाम राजनीतिक दल जो है वो प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग का निर्णय है, इसको बड़ौदा से भी जोड़ा जाएगा, और ऐसे में जब तक अगला निर्णय नहीं आता चुनाव आयोग का, तब तक बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव की भी होगा, इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल सितंबर तक तय समय, और उसके बाद अगर बात करें 7 सितंबर के बाद स्थिति के अनुसार चुनाव आयोग अगला निर्णय लेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। तो अब चुनाव आयोग की ओर से स्पष्ट कर दिया गया कि 7 सितंबर तक कोई भी उपचुनाव नहीं करवाए जाएंगे। स्थिति सामान्य होने पर ही हरियाणा में होने वाला बड़ौदा का उपचुनाव होगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सियासी हलके से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी के कार्यकर्ताओं को ओपी धनखड़ ने संदेश दिया है। आपको बता दें, आज ही उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया और इसी दौरान एक संदेश भी कार्यकर्ताओं को दिया कि कभी भी कोई भी मेरे घर आ सकता है, मेरे दरवाजे पर कुंडी नहीं है। ये कहना है ओपी धनखड़ का। सीधे तौर पर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को एक संदेश देने की कोशिश की गई कि कार्यकर्ता उनसे सीधे मिल सकते हैं। ओपी धनखड़ ने कार्यकर्ताओं से सुझाव भी मांगे हैं। बड़ी खबर है, हरियाणा बीजेपी के नव नियुक्त प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने अपने कार्यकर्ताओं को ये सुझाव भी मांगे हैं। साथ ही एक संदेश भी दिया कि कोई भी कभी भी उनसे मिल सकता है। उधर कैथल में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि 31 प्राइवेट स्कूलों की ओर से मान्यता की फाइल गायब हो गई है। 31 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता की फाइल गायब हुई है। रिकॉर्ड रूम से ये फाइल गायब मिली है। बड़ी और अहम जानकारी। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, रिकॉर्ड रूम के इंचार्ज को नोटिस दिया गया है। और हम आपको बता दें कि कैथल में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर 31 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता की फाइलें ही गायब हो गई हैं। रिकॉर्ड रूम में फाइलें रखी हुई थी, लेकिन अब नहीं मिल रही है। इन फाइलों को लेकर के अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। रिकॉर्ड रूम के इंचार्ज को नोटिस दिया गया है। 2006 से लेकर 2018 तक मान्यता देने वाले दस्तावेज यहां पर संकलित करके रखे हुए थे, रिकॉर्ड रूम में इकट्ठा करके रखे हुए थे, लेकिन उनकी फाइलें अब गायब हो गई हैं। अब वो फाइलें नहीं मिल पा रही हैं, जिससे असमंजस की स्थिति विभाग के सामने पैदा हो गई हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, रिकॉर्ड रूम के इंचार्ज को नोटिस दिया गया है। अब आखिरकार इंचार्ज की ओर से जवाब क्या होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उन स्कूलों का क्या होगा जिनको इस दरमियान मान्यता दी गई थी, लेकिन अब उनके कागजात यहां पर सुरक्षित नहीं है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी
कैथल से मनोज मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्या कुछ अपडेट है कि आखिरकार 31 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता की फाइलें ही नहीं मिल पा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, कैथल के शिक्षा विभाग में एक नया मामला सामने आया है। उसमें शिक्षा विभाग कैथल में लापरवाही का आरोप प्राइवेट स्कूल के द्वारा लगाया गया, जिसमें 31 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता की फाइलें शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड रूम से गुम हो गई है। एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने कैथल में आई है और उसके लेकर जब जिला शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक सीएम विंडो के जरिए दरखास्त आई थी और उन्होंने पूछताछ के दौरान जो दस्तावेज मांगे गए थे सीएम विंडो में, तो उन्होंने कुछ तो उनके द्वारा जो दिए गए गुम होने की हवाला दिया गया था। तो जो नए शिक्षा अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं तो उन्होंने जांच की और रिकॉर्ड रूम में जब रिकॉर्ड चेक किया तो कोई रिकॉर्ड नहीं मिलने पर उन्होंने पता लगा कि रिकॉर्ड गुम हो गया। तो उन्होंने अपना एक शिकायत भी दी है थाने में और इसकी जांच अभी की टीम बना दी गई है। इनका पता किया जा रहा है कि किस प्रकार ये जो फाइलें हैं गुम हुई और किसने इस फाइलों को चोरी किया और क्या कुछ एक बड़ा मामला भी सामने इसमें आ सकता है कि क्या कारण हो सकता है कि जो 31 प्राइवेट स्कूलों की जो मान्यता थी, अप्रूवल वाली फाइलें थी, किस प्रकार वो गुम हुई और किसने गुम किया। लेकिन विभाग क्या कह रहा है मनोज, कौन लेगा फाइलें इस तरह से? जी बिल्कुल, देखिए इस बारे में जो शिक्षा विभाग है ये कह रहा है कि हम एक कमेटी बनाई गई है, उसके दौरान अभी जांच करेंगे। जांच कमेटी के दौरान जो भी आगे मामला आएगा, फैसला होगा और जो रिकॉर्ड के लिए आगे से आगे जो पता किया जाएगा, जो प्राइवेट स्कूल है उनसे भी पता किया जाएगा कि फाइलें किस प्रकार गुम हुई और क्या कुछ मामला था। कई बार ऐसा भी होता है कि जो शिक्षा विभाग से प्राइवेट स्कूल की फाइलें ले जाता है, कोई फाइल मिस होने का या कोई डॉक्यूमेंट खराब होने का, तो कई बार वो वापस भी नहीं दे पाता। तो काफी ये जो मामला है बहुत बड़ा मामला और जांच के बाद ही इसका पता लगेगा कि क्या मामला है। जी बिल्कुल मनोज, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कैथल से बड़ी खबर है, 31 प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जिनकी मान्यता की फाइल अब सरकारी दफ्तर से गायब हो गई है और कैथल के शिक्षा विभाग के दफ्तर में ये फाइलें रखी हुई थी रिकॉर्ड रूम में, वहां पर अब ये फाइलें नहीं मिल पा रही हैं। रिकॉर्ड रूम के इंचार्ज को एक नोटिस जरूर दिया गया है, अब विभाग इस पूरे मामले की जांच करेगा, लेकिन चुनौती ये है कि क्या ये फाइलें वापस आ पाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। रोहतक में प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की गई है, बड़ी खबर है। स्वास्थ्य मंत्री ने घर से ही ऑनलाइन उद्घाटन किया इस प्लाज्मा बैंक का। प्लाज्मा डोनेट कर पाएंगे अब हरियाणा के वो लोग भी जो कि कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। हरियाणा में भी प्लाज्मा थेरेपी हो रही है। कोरोना से जो ठीक हुए मरीज हैं वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, हरियाणा में भी प्लाज्मा थेरेपी लगातार हो रही है। कोरोना से ठीक हुए मरीज प्लाज्मा डोनेट करेंगे और इससे उन मरीजों का इलाज हो पाएगा जो सीरियस कंडीशन में हैं, जो बुजुर्ग हैं और जिनको कोरोना वायरस ने जकड़ लिया है। तो ऐसे मरीजों को जरूर बड़ा लाभ हो पाएगा। एक दिन में 5 लोग प्लाज्मा अपना डोनेट कर पाएंगे। कोरोना से ठीक हुए मरीज प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। यहां पर बड़ी खबर है इस वक्त की, अंबाला में प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की गई है। तो अनिल विज के गृह जिले अंबाला में शुरुआत हुई है। एक दिन में 5 लोग प्लाज्मा अपना डोनेट कर सकेंगे और इससे बड़ी राहत खासतौर पर बुजुर्ग मरीजों को मिल पाएंगी जिनको कोरोना संक्रमण है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अगली खबर है पीटीआई टीचर्स के धरने को लेकर के। प्रदेश भर में बर्खास्त पीटीआई टीचर्स का धरना लगातार 38वें दिन भी जारी है और पीटीआई टीचर्स ने इस दौरान सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी की है और सरकार से मांग की है कि उनकी समस्या का समाधान किया जाए। 38वें दिन भी फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पीटीआई टीचर्स का लगातार देखने को मिल रहा है। पीटीआई टीचर्स ने आज काली तीज मनाई। परिवार समेत ये पीटीआई टीचर्स पिछले 48 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, यानी कि 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है इनके धरना प्रदर्शन को लेकर के। लेकिन पीटीआई टीचर्स का आरोप है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही, सरकार उनको लेकर के कोई विचार नहीं कर रही।
उधर प्रदेश भर में बर्खास्त पीटीआई टीचर्स के विरोध प्रदर्शन की 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से सूबे में पीटीआई टीचर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो यमुनानगर की तस्वीर हो, करनाल की, चरखी दादरी की या भिवानी की। चारों जगहों की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और किस तरह से लगातार 38वें दिन भी इनका धरना और प्रदर्शन जारी है। 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। इसी तरह से रोज रैली करना, इसी तरह से प्रदर्शन करना इनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। लेकिन अब पीटीआई टीचर्स का कहना है कि सरकार उन्हें लेकर कोई ध्यान नहीं दे पा रही है, जिससे तमाम पीटीआई टीचर्स में सरकार के खिलाफ गुस्सा है, आक्रोश है। आज उन्होंने 1983 पीटीआई टीचर्स ने काली पट्टी बांध करके अपना विरोध जताया और आक्रोश मार्च निकाला। सरकार से एक बार फिर से मांग की कि उनकी समस्या का समाधान किया जाए। 1983 पीटीआई टीचर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने पीटीआई टीचर्स को सेवा से बर्खास्त कर दिया और इसके बाद से ही ये लगातार सड़क पर हैं। पीटीआई टीचर्स की अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। कभी स्कूलों में छात्रों को खेल सिखाने वाले पीटीआई टीचर्स आज खुद किसी खेल का हिस्सा बन गए हैं। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी, इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बताएं कि कार्यकर्ताओं को ओपी धनखड़ ने संदेश दिया है। ओपी धनखड़ ने यह कहा है कि कोई भी कभी भी मेरे घर आ सकता है, मेरे दरवाजे पर कुंडी नहीं है। ओपी धनखड़ ने आज अपना पदभार ग्रहण किया। मीडिया को साथियों, आप सबका यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। वैसे तो आप सब परिचित हैं आपसे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, प्रदेश महामंत्री वेदपाल जी, प्रदेश महामंत्री और हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन संदीप जोशी जी इस प्रेस वार्ता में हैं और आप प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। पीछे कोई बोलो ना, संजय जी पीछे चले जाइए। बस शांत रहे। माननीय ओम प्रकाश धनखड़ पत्रकार साथियों, थोड़ी आवाज कम करो भाई। आज भारतीय जनता पार्टी के बारहवें अध्यक्ष के रूप में यहाँ मैंने दायित्व ग्रहण किया है और भारतीय जनता पार्टी का यही सौंदर्य है, विशेष कार्यशैली है कि कभी मैं एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में ज्वाइन हुआ था और आज काम करते करते पोस्टर बैनर लगाने से शुरू हुआ था। मुझे प्रदेश अध्यक्ष तक का दायित्व पार्टी ने सौंपा है
ये केवल मेरे बारे में नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का वैशिष्ट्य है। यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ऐसे ही साधारण कार्यकर्ता पहुंचते हैं, सरकार के मुख्यमंत्री के पदों तक एवं प्रधानमंत्री के पद तक जो बिल्कुल साधारण रूप से काम करते हैं, साधारण परिवारों से आते हैं, उन सब लोगों के पहुंचने का मार्ग केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में है। देश में उस प्रकार के दल आप सामने दिखाई नहीं देते। ऐसे दल हैं जिनमें परिवारों का कई डिकेड से या आज़ादी के समय से ही वर्चस्व है और परिवारों से बाहर जाना उनके लिए बहुत कठिनाई होती है। लेकिन बीजेपी में कोई भी कार्यकर्ता बूथ से शुरू करके और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक या भारत के प्रधानमंत्री तक भी पहुंच सकता है। सबसे बड़ी विशेषता जो है वो इस दल की है और उसी वैशिष्ट्य के कारण मेरे जैसा साधारण परिवार से आने वाला साधारण कार्यकर्ता भी इस दायित्व के लिए तय हुआ। दूसरी बात जो खूबी मुझे बहुत, मैं कहूँगा कि ये एहसास कराती है कि ऐसी खूबी आसपास के दलों में मैं नहीं देखता कि कोई साधारण कार्यकर्ता भी क्या चुनाव लड़ने की हिम्मत कर ले बिना रिसोर्सेज के। जब मैं चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त करता था तो मेरे अनेकों मित्र आके ये कहते थे भी, जैसे हरियाणवी में कहना हो तो तेरा ब्योत के। लेकिन बीजेपी में रहते हुए मुझे मालूम था मैं ये इच्छा रख सकता हूं और भारतीय जनता पार्टी में मेरी इस इच्छा की पूर्ति भी हो सकती है। मेरे जैसे अनेकों लोग साधारण कार्यकर्ता पार्टी में जिनके घर बहुत संपन्न नहीं होते, ऐसे सब लोग भी चुनावी राजनीति में आ सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये वैशिष्ट्य भी केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में है। तीसरी बात जो मुझे सबसे ज्यादा यहाँ एक शब्द है तो वो वायुसेना का है, तो वेद वाक्य, लेकिन वायुसेना ने उसको अडॉप्ट किया हुआ है, टच द स्काई विद ग्लोरी, छू लो आसमां गरिमा के साथ। यहां आपके बिना प्रयासों के, बिना लॉबिंग के, मेरा एक नहीं अनेक बार का तजुर्बा है। जब मैं पार्टी का महामंत्री बना तो ऐसे ही बना, मैं तो जिला अध्यक्ष बन गया था, 2-2.5 महीने बाद ही मुझे प्रदेश महामंत्री बना दिया गया। मैंने सोचा भी नहीं था। जब राष्ट्रीय मंत्री बना तो सच में मुझे ही नहीं पता था राष्ट्रीय सचिव इससे पहले के कौन कौन हैं। मैं यहाँ हरियाणा का काम देखता था, राष्ट्रीय स्तर पर कोई निगाह नहीं थी, कोई सोच नहीं थी, कोई जाने का विचार नहीं था। स्वयं माननीय उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेंकैया नायडू जी ने घर पे फोन किया और मुझे कहा कि आपको राष्ट्रीय सचिव बना रहा हूँ। ऐसे ही मुझे किसान मोर्चा का दायित्व दिया तो मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था, मुझे फोन आया कि आपको किसान मोर्चे का अध्यक्ष बना दिया गया है। और ऐसे ही अभी भी जब मुझे यह दायित्व मिला तो मैं अपने निवास पे था, बल्कि सो रहा था। मैं फोन 2-4-5 बार की कॉल आने के बाद उठा पाया और नड्डा जी ने कहा को मैंने थोड़ी माफ़ी मांगी कि क्षमा करें मैं सो रहा था, तो उन्होंने कहा उठ जाओ। जो विवेकानंद जी का वाक्य है, उपनिषदों का वाक्य है, वैसे तो वो उदिष्ट जागृत प्राप्य वरानी बोधित, उठो जागो और काम पर लगो, लक्ष्य तक पहुंचो। तो ऐसा वैशिष्ट्य हम और पार्टियों में नहीं देखते। आज मैं जब कांग्रेस पार्टी को देखता हूं, कितनी जिद पकड़ी हुई है एक परिवार ने नेतृत्व करने की, और उसके कारण से बाकी लोगों में कुंठा आ रही है। ये मेरे शब्द नहीं है, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। उनके नौजवान लीडरशिप कुंठा को महसूस करते हुए पार्टी को छोड़कर जा रही है, पार्टी से दूर जा रही है। उनको लगता है कि उनका जो व्यक्तित्व है, उसका जो एक पूरे फूल की तरह से जो किसी का व्यक्तित्व खिलता है, अपनी नियति को प्राप्त होता है, ऐसा लीडरशिप रहते हुए वो उस प्रकार की अपनी नियति को अचीव नहीं कर सकते, अपनी संपूर्ण संभावनाओं को प्राप्त नहीं कर सकते। और ऐसे वातावरण में एक राष्ट्रीय पार्टी आज काम कर रही है जिसका यूथ उस पार्टी को छोड़ के उससे दूर हट रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट यूथ,
और मैं सेकंड जनरेशन देखता हूं, उनके पिताओं को भी इसी तरह से मैं मेधावी नेता के रूप में देखता था जो ऐसे में चले गए। वो ऐसा यूथ जिसकी बहुत संभावनाएं हैं, वो यूथ जो है वहां से पीछे हट रहा है। ऐसी स्थिति क्यों? एक सीमा के बाद लगता है कि बढ़ने की जगह नहीं है, या हमारे के बारे में वो लोग फैसला कर रहे हैं जो फैसला हमारे बारे में ठीक नहीं कर रहे हैं। अब मैं कई बार अपने हरियाणा के युवा साथियों के बारे में सोचता हूं कि भाई ये भी बीच में होंगे कि दुर्गालका होंगे, क्योंकि हालात वही है। कई बार लगता है बहुत, कई बार तो ऐसा लगता है कि कितना उसके साथ ये लोग काम करते हैं। यहाँ एक खुलापन है, किसी भी वर्ग से आए, किसी भी जाति से आए, किसी भी इलाके से आए, किसी भी भाषा से आए, ऐसा साधारण से साधारण कार्यकर्ता। मैंने उनके घर देखे हैं, शिवराज जी का घर मैंने देखा है, कितना साधारण परिवार। जयराम का घर मैंने देखा है, कितना साधारण परिवार। मनोहर जी का तो हम सबने देखा है बनियानी, पिताजी को खेती करते हुए देखा। सुशील मोदी जी को मैंने देखा है उनके परिवार में जाके। चंद्रकांत दादा पाटिल आज महाराष्ट्र के अध्यक्ष से मंत्री थे, खोली में रहते थे। ऐसे अनेकों कार्यकर्ताओं के घर और परिवार देखे हैं देश भर में मैंने घूम घूम के, जो ऐसी साधारण स्थितियों से आए हुए हैं। कोई विश्वास नहीं कर सकता कि इस स्थिति से उठकर कोई आदमी किसी पार्टी में ऐसे स्थानों तक पहुंच सकते। ये जो खुलापन है, इसी खुलेपन ने, इसी वैशिष्ट ने जिंदगी भर मुझे बीजेपी के काम करने के लिए प्रेरित किया, मोटिवेटेड किया इस बात के लिए कि यहाँ जगह है, यहाँ स्थान है, यहाँ सबके लिए है। और आपके माध्यम से मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ देश के, प्रदेश के युवाओं को, जिनकी पॉलिटिकल इच्छाएं हैं, पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं हैं, बीजेपी में आओ, आपके लिए रास्ता है। बाकी पार्टियों में जाओगे तो कहीं ना कहीं दीवार आ जाएगी, एक लेवल से ऊपर जाने नहीं देंगे। और बीजेपी में जाने की कोई सीमा नहीं है। टच द स्काई विद ग्लोरी, आप आसमान छू सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं। आप में पेशेंस चाहिए, आप में मेहनत चाहिए, धैर्य और मेहनत के साथ लगातार आपको देखता रहता है नेतृत्व, और आपका स्थान बढ़ता हुआ चला जाता है। दूसरा, मैं एक बात से बहुत खुश हूं और एक बात से मैं बहुत तकलीफ में भी हूं। मैं खुश इस बात से हूं कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक अलग रास्ता खोला, डायरेक्ट मार्केटिंग। मैं दुखी इस बात से हूं कि बहुत अच्छे लोगों ने उस पर तकलीफ जता दी, और तकलीफ भी झूठ पे जता रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं मंडी बंद हो जाएगी। इस देश में मंडी को कोई बंद नहीं कर सकता, एमएसपी को कोई नहीं रोक सकता। झूठ मत फैलाइए, इस देश में मंडी भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगा, यों का त्यों रहेगा। लेकिन अगर एक अलग रास्ता दिया है ओपन मार्केट का, डायरेक्ट मार्केटिंग का, ये किसानों के भले के लिए है। किसानों को झूठ मत बोलिए, बहकाइए मत। अगर मेरा किसान भाई सड़क के किनारे अपने प्याज की ट्रॉली लगा के 20 रुपए किलो प्याज। तो बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर अभी आप सुन रहे थे। ओपी धांकड़ को कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेशाध्यक्ष फुल फॉर्म में, और कांग्रेस पार्टी पर ये कहते हुए, हमला करते हुए, कहते हुए कि आज भी परिवारवाद जिंदा है, भारतीय जनता पार्टी में असली लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ओपी धांकड़ ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला, कई मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए। कार्यभार संभालने के बाद एक्शन में वो नजर आए, कार्यकर्ताओं से इससे पहले सुझाव मांगे गए, और इसके बाद जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तो कांग्रेस पर उन्होंने जोरदार हमला बोला और ये कहा कि दरअसल कांग्रेस में परिवारवाद है, और इसके अलावा प्रदेश में मंडियां नहीं हो रही बंद, इसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। जिस तरीके से भ्रामक प्रचार किया जा रहा है उसको लेकर उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला, और तमाम तरह की बड़ी बात जिसका जिक्र उन्होंने किया, और ये कहा कि हम सबके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। किसानों को भ्रमित कर रही कांग्रेस पार्टी, ये कहते हुए भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेशाध्यक्ष ओपी धांकड़, जिनको अभी आप सुन रहे थे, तमाम बड़ी बातों का जिक्र और कांग्रेस पार्टी पर जोरदार।
चिंटू के शौक महंगे हैं। पेंट बुक की जगह सीधे दीवार पे करता है चित्रकारी। और छोटी चाहती है कि उसके कमरे का रंग पिंक हो। अब बोलिए क्या करेंगे? ऊपर से फूफी की बेटी की शादी में कपड़े, लत्ते, आने जाने का खर्चा, और आपका वही पुराना